नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों, वैल्यूएडिशन में आज हम एक ऐसे सवाल पे डिस्कशन करेंगे जो हायर पेंशन से रिलेटेड हर एक व्यक्ति के मन में अभी कौन रहा होगा। और दोस्तों, सवाल पता है क्या है कि हायर पेंशन की लड़ाई को क्या ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। और दोस्तों, ये सवाल पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि रिसेंटली 9 जुलाई 2026 को 9 जुलाई 2026 को मद्रास हाई कोर्ट के मदुराई बेंच के डिवीजन बेंच का एक फैसला आ चुका है, जो फैसला गया है एम्प्लॉयज के फेवर में, जहां पर डिवीजन बेंच ने बहुत क्लियर तरीके से कहा है कि ईपीएफओ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स बताकर किसी की भी हायर पेंशन खारिज नहीं कर सकता है। जो 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर है उसको खारिज कर दिया गया है। और जिन जिन का हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, जो रिट पिटिशनर्स थे उस केस के, जिन जिन का हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, ये कहकर कि उनके पीएफ ट्रस्ट के रूल्स अलाउ नहीं करते उनको सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए, उन सबको हायर पेंशन मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, ये जो जजमेंट आया था इसमें 60 रिट पिटिशंस को एक साथ डिस्पोज कर दिया गया है और कम से कम 5000 लोगों को इससे फायदा होने वाला है। दोस्तों, डिवीजन बेंच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब आप किसी लिटिगेशन के लिए जाएंगे तो आप अपने हक के लिए रिट पिटिशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। अब जब आप रिट पिटिशन डालेंगे तो उसके ऊपर सुनवाई होगी सिंगल जज बेंच की, और जब सिंगल जज बेंच का रिजल्ट आ जाएगा तो कोई पार्टी अगर उसको अपील करना चाहती है, कंटेस्ट करना चाहती है, तो उसको डिवीजन बेंच के पास जाना पड़ता है। और जब डिवीजन बेंच का भी जजमेंट आ जाएगा, उसको अगर चैलेंज करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले की जो कड़ी है वो है दोस्तों डिवीजन बेंच। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चला जाता है तो वो फाइनल होके ही बाहर निकलता है। अब दोस्तों, बहुत सारे केसेस चल रहे थे भारत भर में, और पता है बहुत सारे केसेस क्यों चल रहे थे? क्योंकि 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ऑफिस से एक सर्कुलर इशू कर दिया गया था। सर्कुलर क्या, इसको तो फतवा कह देना चाहिए। एक फतवा इशू कर दिया गया था जहां पर कहा गया था कि अगर किसी एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के रूल्स अलाउ नहीं करते हैं सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऐसे पीएफ ट्रस्ट के मेंबर्स को हायर पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, ये बहुत ही ड्रैकोनियन फैसला था, क्योंकि आप पीएफ ट्रस्ट के रूल्स पहले अमेंड नहीं कर सकते थे और अब बाद में अमेंड नहीं कर सकते थे। तो अगर आपने पहले अमेंड नहीं किए गए तो आपको वो फायदा मिल ही नहीं सकता। एक ऐसी चीज इसमें लिखी थी। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, पहले और बाद की, ये बिल्कुल एक बैरियर बन गया था कि अब किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हायर पेंशन नहीं मिल सकती जिसके एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के रूल्स ये कहते हैं कि आप सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जबकि पीएफ ट्रस्ट का इतना सा भी उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के 2022 के जजमेंट में नहीं हुआ था जिसके तहत लोगों को हायर पेंशन दी जानी चाहिए थी। उसी के साथ साथ ये कह दिया था कि प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला यूज होगा, जिससे जितने भी कैलकुलेशंस है थोड़े कम हो जा रहे थे और लोगों की पेंशन 12 से 20% कम हो जा रही थी। किसी को अगर 50,000 हायर पेंशन बननी चाहिए थी तो उसकी 40 से 38,000 ही पेंशन बन पा रही थी, और इसलिए उसका 10 से 12,000 का नुकसान वहां पर हो जा रहा था। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट थे जिसके तहत इस सर्कुलर ने रास्ते बंद कर दिए थे हायर पेंशन लोगों को मिलने के। और पता है नतीजा क्या है? 10.5 लाख एप्लीकेशंस पूरे भारत भरे में रिजेक्ट हुए थे। 10.5 लाख लोगों का हक छीन लिया गया था। और उसके बाद एक काफिला शुरू हुआ जहां पर लोग कोर्ट में जाने के लिए पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में जब जाने लगे तो लोग बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, लोग कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे, कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे। डिफरेंट हाईकोर्ट में अलग अलग केसेस जाना शुरू हो गए। और फिर लिटिगेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मैंने एक कंपेंडियम फॉर्मेट में बताया है। उसका अगर आपको लिंक देखना है कि भाई कौन से 20 जजमेंट थे जो एम्प्लॉयज के फेवर में आए, कि फाइट किस तरह से चली है, तो कंपेंडियम आप यहाँ पर ऊपर जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में मैंने उसका एक लिंक डाल दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट हाई कोर्ट में टोटल 20 जजमेंट आ चुके हैं जो एम्प्लॉयज के फेवर में आ चुके हैं। और वहां पर ईपीएफओ ऑफिशियल्स को पता नहीं किस किस तरह से कोर्ट ने डांटा हुआ है। ये बोला है कि आप कोर्ट का अब्यूज कर रहे हो, लॉ का अब्यूज कर रहे हो, आप बिल्कुल वायलेशन कर रहे हो, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट ले आ रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं थे, किसी लिटिगेशन में नहीं थे। आप लोगों का हक एक्चुअली खा रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की स्कीम ये कहती है
ईपीएस की स्कीम ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो ज्यादा बेनिफिशियल है एम्प्लॉय के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वो लगना चाहिए, ना कि ट्रस्ट रूल। आपने जितना भी एनालिसिस किया है पूरा गलत किया हुआ है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया। ये उनके वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं, हाई कोर्ट के वर्ड है कि ईपीएफओ ऑफिशियल्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों इतने सारे जजमेंट्स आने के बाद भी फिर डिवीजन बेंच में चला गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में भी डिवीजन बेंच में गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी डिवीजन बेंच में गया, कर्नाटका में गया, मदुरई में गया, हर जगह गया। लेकिन दोस्तों अब वो घड़ी आ गई थी 9 जुलाई 2026 को, जब डिवीजन बेंच का पहला फैसला बाहर आया। इतने सारे हाईकोर्ट में से पहला फैसला बाहर आया डिवीजन बेंच का, जहां पर यह पुख्ता तौर पर साबित हो गया कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल्स अब नहीं अप्लीकेबल होंगे और पूरे 5000 लोगों को हायर पेंशन मिलनी चाहिए। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या ईपीएफओ इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा। अब देखिए 2-3 थॉट प्रोसेस बनता है। 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। मल्टीपल हाई कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ट्रस्ट रूल्स की बात नहीं की है, और अगर ट्रस्ट रूल्स की बात नहीं की है तो फिर आप किस तरह से ट्रस्ट रूल लगाकर लोगों की पेंशन खा रहे हो, ये बार बार कहा गया। तो अगर ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपने कंटेम्प्ट किया हमारे ऑर्डर का, उसको मन गढ़ंत कहानियां बनाकर अब्यूज कर दिया उसका, या उसको ट्विस्ट कर दिया, कॉम्प्लिकेशंस आपने जबरदस्ती अपनी तरह से ऐड कर दिए, तो हो सकता है कि कुछ एक्शंस ईपीएफओ ऑफिशियल्स के ऊपर भी हो जाए, अगर कंटेम्प्ट कोर्ट उसको पकड़ लेता है तो एक विचार ये भी हो सकता है कि ईपीएफओ शायद ना जाए। लेकिन अगर ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में ना जाए तो फिर ये जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया हुआ है, इसको इस्तेमाल करके बाकी जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं भारत भर में, उसमें लड़ा जा सकता है कि भाई सिंगल बेंच ने जजमेंट दे दिया था 20 से ज्यादा केसेस में, डिवीजन बेंच ने भी एक हाई कोर्ट के जजमेंट दे दिया एम्प्लॉय के फेवर में, तो अब दूसरे हाई कोर्ट के लिए क्या इंसेंटिव बच जाता है एम्प्लॉय की एप्लीकेशन को खारिज करने का। तो डेफिनेटली 99% चांसेस ये है कि डिवीजन बेंच का जजमेंट दिखा के, 19 कोर्ट का जजमेंट दिखा के हर कोई अपने अपने फेवर में रिजल्ट लेके आ जाए और सब लोगों को हायर पेंशन मिलना शुरू हो जाए। स्पेशली वो 10 से 20 हजार लोग जिनके ऑलरेडी जजमेंट्स आ चुके हैं, तो हो सकता है कि ईपीएफओ उसको चैलेंज ही ना करे। और दोस्तों ये जो जजमेंट है ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनके ऑलरेडी डिवीजन बेंचेस में ईपीएफओ ने चैलेंज कर दिए। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, अतुल कपूर जी का केस था, फिर अनुराधा रॉय जी का केस था कलकत्ता हाईकोर्ट में। ऐसे अलग अलग जगह पे ऑलरेडी डिवीजन बेंचेस के केसेस चल रहे हैं, अब ये रेफरेंस भी बन जाएगा उनके लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए तो ईपीएफओ की पोजीशन बहुत ही वीक हो जाती है यहाँ पर। और ईपीएफओ की पोजीशन वीक होने का मतलब है पूरे भारत भर 10.5 लाख लोगों को हायर पेंशन उनको देना पड़ेगा। अभी तक जो भी वो चीज कहते आए कि फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं है, ट्रस्ट रूल ही सर्वमान्य होते हैं, आप ही लोगों की गलती है कि आप लोगों ने ट्रस्ट रूल नहीं किया, ये सारे आर्गुमेंट जमीन पर आके गिर जाएंगे फट से। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने में खतरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस तो लड़ा जाए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पकड़ लिया तो फिर तो कुछ लोग निपटेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो फिर डिवीजन बेंचेस के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इन्हीं डिवीजन बेंचेस को दिखा दिखा के 10.5 लाख लोग अपनी हायर पेंशन ले लेंगे। तो एक तरफ तो प्रिंसिपल की बात आ जाती है, दूसरी तरफ खतरे वाली बात आ जाती है कि कंटेम्प्ट लग सकता है। तो ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि क्या ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। और मेरा अपना पर्सनल ऐसा एनालिसिस है कि ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, अब उनकी भी इज्जत पे बना गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अच्छा ही होगा, हम तो चाहते जल्दी जल्दी जाए और जल्दी जल्दी निर्णय आ जाए जिससे सबकी हायर पेंशन शुरू हो जाए। लेकिन बस एक गुजारिश यहाँ पर कोर्ट से रहेगी कि जो भी फैसला देगी इस बार, तो उसमें इस बात की पूरी कोशिश की जाए कि सारे एस्पेक्ट को ला लिया जाए और बिल्कुल क्लियर तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए एपीएफओ को कि भाई अब अपने मन मर्जी के रूल मत ले आना, अब अपने मन मर्जी के कॉम्प्लिकेशंस मत ले आना। ऑलरेडी बहुत रायता फैल चुका है, बहुत लोगों को बहुत लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, कितने लोग तो शायद मर चुके हैं, लेकिन उनकी हायर पेंशन शुरू नहीं हो पाई। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 बिंदु मैंने आपके सामने रखे, 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, इसके ऊपर सोचिएगा। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ईपीएफओ कोर्ट
कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जिनके ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था वो शायद तब तक रिटायर भी हो जाएंगे, खुद ईपीएफओ ऑफिशियल्स रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर होने का क्या ही कंटेम्प्ट एक्शन किसी भी ऑफिशियल पे होता है, आज तक ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस से कहता है, मैं तकरीबन 3 साल से इस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियोस लाते जा रहा हूँ। ये तकरीबन मेरा 250वां 300वां वीडियो होगा जो मैंने ईपीएफओ या ईपीएस के पेंशन के ऊपर बनाया हुआ है। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि अब इस लड़ाई का अंत बहुत दूर नहीं है, अगले एक साल या 14 महीने में इसका निर्णय लग जाएगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट में निर्णय लग जाएगा, क्योंकि 1 महीने का समय दिया है डिवीजन बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के, कि 1 महीने में या तो इनकी पेंशन शुरू करो या तो अपील कर लो। तो अगर अपील कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इतने सारे लोगों का मैटर है, ये मैटर और 60 रीट एप्लीकेशंस है, तो डेफिनेटली इस मैटर को प्रायोरिटी मिल सकती है और 1 से 1.5 साल में इसका निर्णय आ सकता है। तो दोस्तों अब इस लड़ाई का अंत ज्यादा दूर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमने डिस्कशन इस वीडियो में किया, छोटा ही डिस्कशन रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन रहा है। एम ये था कि आपको मदुरई हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता सकूं, मैं आपको ये बता सकूं कि आगे चलने वाले समय में किस तरह का रवैया अपनाया जा सकता है और कहां तक ये लड़ाई जा सकती है, उससे आपको अवगत करा सकूं। तो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन ने वैल्यू दी है तो लिखिएगा कि वीडियो पसंद आया। अगर लगा है कि अननेसेसरी का वीडियो था तो लिख दीजिएगा कि भाई ऐसे वीडियो मत बनाया कीजिए, हम नहीं बनाएंगे अगले बार से, कोई बात नहीं। हम हमारे सब्सक्राइबर्स के विचारों का मान करते हैं, आप जैसा कहेंगे, आप बोलेंगे वीडियो बनाते रहिए तो हम बनाते रहेंगे, अगर आप कहेंगे कि वीडियो मत बनाइए तो नहीं बनाएंगे। जैसा भी आपको सही लगे आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो दोस्तों, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो में वैल्यू दिखा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई थोड़ी है, ये तो आपकी लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। और इसलिए दोस्तों हर एक को अपना कर्तव्य निभाना होगा। कोर्ट में जाने वाले अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कोर्ट में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूं कि उनकी लड़ाई आपके सामने लाकर आपको बताता हूं कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य बनता है हमको कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हर एक वीडियो मेरा 50-50 हजार व्यू तक जाता है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन देखता हूं तो 1000 लोग भी ऐड नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ देख के चले जाना चाहता है। भारत में एक खासियत है कि लोग ना दूसरे का तमाशा देख के बस चले जाते हैं, लेकिन उसका भाग कोई नहीं बनना चाहता, जबकि ये लड़ाई उनकी भी है, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इस लड़ाई का भाग बनिए, खुद को भी पार्टिसिपेंट रखिए, है ना। आप भी इस लड़ाई का भाग बन सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाकर, इस वीडियो को शेयर करके। तो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा, हम हमारी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हम तब तक इस मैटर को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये पूर्णतः से सॉल्व नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।